वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम इसमें ओवरऑल हम 3 चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दूसरा है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और किसी भी यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बायोग्राफी का डिस्कशन ज़रूर करते हैं। तो इस यूनिट में जिस बायोग्राफी का डिस्कशन करेंगे वो है मेल्विन कैल्विन। तो यहाँ पे देखो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। मिनेसोटा सिटी है एक यूएसए में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था 1961 में, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इस्टेब्लिश्ड बाई केल्विन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रिंसिपल था इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट लिखा है, फोटोसिंथेसिस से फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ओवरऑल आप लोग ये सारे याद कर सकते हैं। 2 रीज़न होते हैं इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के। पहला कौन सा, फूड प्रोवाइड करना, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन दी अर्थ। और दूसरा क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। तो ये 2 मेन रीज़न हो गए कि फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चैप्टर की सीक्वेंसिंग कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला जो टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा क्या है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी पिगमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर आर दी एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड, कहाँ पे यूज़ होते हैं इनका। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा C4 पैथवे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोटो रिस्पायरेशन। और जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करिए ज़रा, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, केवल और केवल ग्रीन पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेलजॉर एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देखो ये लाइन क्या कह रही है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द स्टार्च। जैसे कोई लीफ है, क्लियर, और लीफ का कुछ पार्ट जो है उसको हमने कवरअप कर दिया है। जो कवरअप कर दिया है उसमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी, और स्टार्च की अगर सिंथेसिस नहीं होगी तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो पॉजिटिव टेस्ट कौन सा देगा, जहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस हो जाती है। वही लाइन लिखी है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च। नेक्स्ट यहाँ पे देखो CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, इस वाले प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करिए बस। जोसेफ प्रीस्टले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। ये इंपॉर्टेंट है 1774 में। क्लियर। बेलजार एक्सपेरिमेंट था इनका ये वाला। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है देखिए ज़रा। ये 2 मतलब कि जार लिए हैं, इसमें एक कैंडल जलाई है और यहाँ पे चूहा है एक। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको ये मतलब कि कंज्यूम कर लेगा। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी इसमें तो चूहे की डेथ हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो CO2 का प्रोडक्शन होता रहेगा, इसकी वजह से चूहे की डेथ हो जाएगी। दूसरे में क्या किया, एक प्लांट रख दिया, तो जो CO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, और इसको एग्जिट क्या किया, O2। तो O2 जब एग्जिट किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये यहाँ पे यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को, इसीलिए इसमें डेथ नहीं होगी। क्लियर। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो लाइन क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जॉन इंजनहाउस। इन्होंने यह बताया था सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस। एक और साइंटिस्ट आए थे जूलियन वॉन सैक। इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को इम्पोर्टेंट दिया था। TW इंगलमैन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट और यूज क्या किया था, ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब किया था फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वॉन नील। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था और क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस इसेंशियल है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर। तो ये सारे साइंटिस्ट एक सीक्वेंस में ही याद करते चलिए। फिर देखो H2S
इंस्टीड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। H2S डोनर होगा पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट कहाँ से होता है, वाटर से। क्लियर, CO2 से नहीं होता है। ये वाला कहाँ से आया है, वाटर से। यहाँ पे देखो लोकेशन की बात कर रहा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो देखिए यहाँ पे लाइन क्या कह रहा है, देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दी क्लोरोप्लास्ट। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब क्या होता है, हर एक सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि सिंगल सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जहाँ पे अलग अलग सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो इसी को बोल दिया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि काम का बंटवारा। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्या लाइन लिखिए, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड आल्सो सिंथेसिस ऑफ द ATP एंड NADPH। मेम्ब्रेन सिस्टम की जो बात कर रहा है वो थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात कर रहा है। देखो एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही बोल दिया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बोला जाता है कार्बन रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी हिल साइंटिस्ट ने की थी, इसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया जाता है हिल रिएक्शन। और ये देखो ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती। देखो लाइन क्या कह रहा है, दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो डार्कनेस में ही होती हैं, दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। या तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती हैं। देखो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस पर वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं। देखो क्या लिखा है, लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन। डार्क रिएक्शन जो होती हैं डायरेक्टली लाइट ड्राइवन नहीं होती बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जैसे ATP एंड NADPH तो उस पर डिपेंड करती है इनडायरेक्टली। ये स्ट्रक्चर बनी है क्लोरोप्लास्ट की, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। और ये देखो, और ये सिंगल स्ट्रक्चर है, इसको थैलाकॉइड बोलते हैं और बहुत सारी थैलाकॉइड मिलके बना लेती हैं ग्रेना स्टैक। ठीक है, और दो ग्रेना आपस में जुड़ी किससे हैं, स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। और इनर स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रही है। ये राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि कलर का सेपरेशन कराना। देखो ओवरऑल केमिस्ट्री में आपने दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, एक तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होता है पार्शियल क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है ना, ये पार्शियल क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है। और इसमें किस लिए यूज किया जाता है, सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि कलर को सेपरेट करने के लिए। कलर कौन कौन से हैं, देखो क्लोरोफिल ए जैसे है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का, जैंथोफिल येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड्स जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज। तो ओवरऑल ये आपको कलर याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ग्राफ को समझिए अच्छे से। ये एब्जॉर्प्शन है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कलर, जैसे यहाँ पे विजिग्योर लिखा होता है विजिबल लाइट में, तो ब्लू यहाँ पे लिखना है, फिर बीच में ग्रीन और फिर रेड। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एब्जॉर्प्शन किस लाइट में हो रहा है, ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी, और सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, ग्रीन लाइट में, और उससे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, रेड लाइट में। मतलब कि सीक्वेंस अगर तो सबसे पहले ब्लू फिर रेड और फिर ग्रीन, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लाइट में हो रही है, तो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, फिर रेड और सबसे कम ग्रीन लाइट में हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ग्राफ को देख के बताइए कि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ है और ये जो है वो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। क्या ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो नॉट ओवरलैपिंग। यहाँ पे देखो लाइन पढ़िए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का कहाँ, ब्लू लाइट में हो रहा है और उसके बाद रेड रीजन में। आल्सो शो दी हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेम जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का भी पैटर्न वही। देखो नीचे क्वेश्चन लिख दिया हमने, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का ब्लू एंड रेड रीजन,
हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन। लेकिन अगर पूछता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में हो रही है तो रेड लाइट में। क्लियर? आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इस पूरी लाइन में क्या चीज़ लिखी है। एक होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स और एक होते हैं इसेंशियल। क्लियर? तो क्लोरोफिल ए जो होता है फोटो सिस्टम को बनाता है और उसको सराउंड क्या कौन से करते हैं? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। देखो वही लिखा है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स आर दी एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर? एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। यहाँ पे देखो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडेशन से। क्लियर? तो जैसे ये क्लोरोफिल ए है जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है और ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर को। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होते हैं, अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये फोटो सिस्टम को बना रहा है। रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा? क्लोरोफिल ए। और सराउंडिंग वाले क्या हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। ये फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन कर लिया। तो यही कह रहा है ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लियर? फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसी को बोल देते हैं एंटीनी। यहाँ पे देखो लाइन क्या लिखी है? ए सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? केवल और केवल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक P7। देखो एक होता है PS फोटो सिस्टम सेकेंड, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है 680 नैनोमीटर और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। ओवरऑल यही कुछ लिखा है यहाँ पे। क्लियर? ये क्वेश्चन साइड में हमने लिख दिया है। देखो फोटो सिस्टम हैज़ ऑल दी पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है? तो क्लोरोफिल ए ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास 700 नैनोमीटर और फोटो सिस्टम सेकेंड के पास 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे हाँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला ये वाला जो फिगर है, अभी देखो आपको 1 मिनट लगेगा समझने में। ये देखो इस वाले फिगर के थ्रू समझिए, बहुत इजी है। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। सेकेंड में कितने नैनोमीटर है? 680 नैनोमीटर और फर्स्ट में है 700 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखो ये वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और वाटर की स्प्लिटिंग कराएगा कौन? मैग्नीज आयन। जब वाटर स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले कहाँ पे आएगा? फोटो सिस्टम सेकेंड पे। यही लिखा रहता है कि स्प्लिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम सेकेंड। ये देखो लाइन क्या लिखी? द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम सेकेंड। तो कहाँ पे आया? फोटो सिस्टम सेकेंड के पास एक्साइट हो गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए? फियोफाइटिन के पास। क्लियर? फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोक्यूनोन, फिल्लोक्यूनोन। उसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट से FRS या उसके बाद फेरोडॉक्सिन, FRS और फिर फेरोडॉक्सिन। अब देखो फेरोडॉक्सिन किससे क्या जाएगा? यहाँ पे NADP के पास। और यहाँ पे ये जो देखो इलेक्ट्रॉन आया था, प्रोटॉन जाके बाइंड करेगा, जाके NADP के साथ बना लेगा क्या? 2NADPH2। समझ गए? इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट किया था और प्रोटॉन जाके बाइंड कर लिया, जाके NADP से बना लिया क्या? 2NADPH2। क्लियर? अब फेरोडॉक्सिन से जो है देखो यहाँ पे फेरोडॉक्सिन से जब साइटोक्रोम B6 आएंगे ना तो 2 ATP में चेंज हो जाएंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन अभी कैसे इसमें से पूछेगा। स्प्लिटिंग किससे एसोसिएटेड है? PS सेकेंड से।
क्लियर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें है। देखो दो चीज़ें समझिए यहाँ पे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पहले समझ लीजिए। जैसे नॉन साइक्लिक कौन सा है, ये वाला, क्लियर। तो आप लोग देख के बताइए कि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट का यूज हुआ है कि सेकंड का। देखो ये भी यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है, और जेड लाइक स्ट्रक्चर बनी है ना, तो नॉन साइक्लिक वाले को ही जेड स्कीम बोल देते हैं, और नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूज होते हैं। लेकिन साइक्लिक वाला ये है, तो साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट का यूज हुआ है, फोटो सिस्टम सेकंड, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का यूज हुआ है साइक्लिक वाले में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक वाला ये है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फियोफाइटिन। नॉन साइक्लिक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, NADP। साइक्लिक वाले में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो FRS दे देगा या तो फेरडॉक्सिन दे देगा। साइक्लिक वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ से जाके फोटो सिस्टम फर्स्ट में। तो आई होप आपको ये जेड स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम सेकेंड से, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने बताई है वो देख लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये साइक्लिक लिखा है, ये नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या है, फेरडॉक्सिन, देखो ये फेरडॉक्सिन है, साइक्लिक वाला है ना ये। नॉन साइक्लिक में फियोफाइटिन, ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS फर्स्ट, और नॉन साइक्लिक में NADP। वाटर स्प्लिटिंग किससे है एसोसिएटेड है, नॉन साइक्लिक वाले से। फोटो सिस्टम सेकेंड वाले से एसोसिएट है। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट किस में हो रहा है, फोटो साइक्लिक वाले में भी होगा और नॉन साइक्लिक वाले में भी होगा। ATP का फॉर्मेशन नॉन साइक्लिक वाले में होगा, NADP इसमें नहीं होगा और नॉन साइक्लिक वाले में होगा। फोटो सिस्टम साइक्लिक वाले में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इसी में जेड स्कीम का फॉर्मेशन होता है, जेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा है कि प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेवलेंथ इज बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, तो कौन सा प्रोसेस होगा, तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, क्लियर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन सीरीज, फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड एंड देन फोटो सिस्टम फर्स्ट, इज ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन अकर, क्लियर। ये जेड स्कीम की बात कर रहा है यहाँ पे, ये देखो जेड स्कीम लिखा भी है। और ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो किसकी बात कर रहा है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ये देखो साइक्लिक फ्लो होगा, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं। साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन अकर व्हेन लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोसिस। मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP इन दी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का प्रोडक्शन करना। कॉम्बिनेशन क्या होता है कीमोऑस्मोसिस के लिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ATP सिंथेस एंजाइम होना चाहिए, क्लियर। देखो ATP सिंथेसिस लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन किसकी होती है, वो थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है, द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस बाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स इनसाइड में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन व्हिच ऑर्गेनेल, तो थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रिस्पिरेशन द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अकर इन, किसमें, इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो द क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये इनसाइड में ये ल्यूमेन है थैलाकॉइड का, और आउटसाइड क्या है, ये स्ट्रोमा है। देखो लिखा है क्या, ल्यूमेन में हाई प्रोटॉन है और स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन है, क्लियर। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। ये थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन है
और थैलाकोइडल मेम्ब्रेन पे देखो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। क्लियर। यहाँ पे देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट P680, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F होता है, फोटोसिस्टम 700 और फोटोसिस्टम फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ये एसोसिएट किससे है, NADP को चेंज कर देता है NADPH में, स्ट्रोमा साइड। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन आयन के बदले एक ATP का फॉर्मेशन करता है, ATP सिंथेस, CF1 पार्टिकल। क्लियर। देखो ADP से ATP का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज लोकेटेड इन। तो देखो NADP रिडक्टेज कहाँ पे है, ये थैलाकोइडल मेम्ब्रेन पे, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन डेवलप द pH ऑफ ल्यूमेन। pH क्या होगा, देखो डिक्रीज हो जाएगा। ये लाइन इसमें लिखिए डायरेक्ट। देखो द प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज, स्ट्रोमा साइड ये बाहर की साइड में प्रोटॉन अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन द pH इन द ल्यूमेन, ल्यूमेन पे pH घट जाएगा। लाइन लिखिए NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमोसिंथेसिस इट इवॉल्व। किस में इवॉल्व होगी, तो देखो ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा और रिडक्शन ऑफ द NADP एंड NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इनमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर कहें कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन में तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, NCERT से फ्रेमिंग किया है। नेक्स्ट, मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लेक रूबिस्को एंजाइम। ये ऑलरेडी हमने बता दिया, CF1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेस which make the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP। CF1 पार्टिकल ये वाला, देखो इस फिगर में ये वाला पार्टिकल देखो लिखा है CF1 पार्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कीमो ऑस्मोसिस रिक्वायर क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। प्रोटॉन पंप इसको बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एक ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटॉन को ल्यूमेन से स्ट्रोमा साइड फेंक रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, ATP सिंथेस एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP, बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट आर दी ATP एंड NADP यूज्ड। इनका यूज कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो ATP एंड NADP आर यूज्ड इन दी बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर। यूज ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन 14, डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। और इसी को बोल दिया गया इसको बाद में केल्विन साइकिल। और द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी को बोल दिया जाता है PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट देखो PGA जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन। अभी ओवरऑल सारी चीज़ें हम याद कराएंगे, देखो अभी देखते रहिए। PGA जो है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन व्हिच हैज 4 कार्बन एटम, और 4 कार्बन एटम को बोल दिया जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA बोलते हैं इसमें। क्लियर। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं और PGA में होते हैं 3 कार्बन एटम। ठीक है। द केल्विन पैथवे इज कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन C3 प्लांट में क्या है, 3-PGA, C3 साइकिल बोलते हैं, C3 पैथवे, और फर्स्ट प्रोडक्ट जो C4 साइकिल में है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C4 पैथवे बोल देते हैं। क्लियर। केल्विन साइकिल दोनों में कॉमन होती है, C3 हो या C4। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। क्लियर। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, देखो 5 कार्बन कीटोन शुगर, 5 कार्बन कीटो शुगर, उसको क्या बोल देते हैं, रिबुलोस बिसफॉस्फेट, RUBP। केल्विन साइकिल की अगर बात करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल तो कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन। ये नीट एग्जाम में पूछ चुका है।
ओवरऑल 3 स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। लेकिन मेन जो स्टेप है था, क्रूशियल स्टेप, वो कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है वो कौन सा है? RUBP कार्बोक्सिलेज। क्लियर? और फॉर्मेशन क्या कर लेता है? 2 मॉलिक्यूल 3PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस और रूबिस्को, इसी को बोल देते हैं रूबिस्को। द एंजाइम आल्सो हैज ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। किस एंजाइम के पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है? रूबिस्को एंजाइम के पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये साइकिल बहुत ही ईजी, अभी समझ आते थे आपको। केल्विन साइकिल, कौन कौन से स्टेप बताए थे हमने? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। तो इस साइकिल के थ्रू समझिए, यहाँ पे सिंपल साइकिल बनाई है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, RUBP 5 कार्बन का है। पहला प्रोसेस कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। और कौन एंजाइम करा रहा है? RUBP कार्बोक्सिलेज, उसी के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला देखो RUBP 5 कार्बन का है, कार्बोक्सिलेशन होगा, RUBP कार्बोक्सिलेज लगेगा एंजाइम, बना क्या लेगा? 3PGA, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और 3PGA का रिडक्शन होगा तो बना लेगा एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में, तो 3PGAL बना लेगा। और जब 3PGAL का, जब मतलब कि 3PGA से 3PGAL बनाएगा ना, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे क्या होता है? 12 NADPH2 से 12 ADP का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि 12 NADP और 12 ATP से 12 ADP का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से समझिए, RUBP जो 5 कार्बन का है, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा 3PGA, और 3PGA का रिडक्शन होगा तो 3PGAL एल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? 12 ATP 12 ADP में चेंज हो जाएंगे, और 12 NADPH2 12 NADP में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब 3PGAL जो है वो 6 RUMP में चेंज हो जाएगा, 6 कार्बन प्रोडक्ट। और यहाँ पे 6 RUMP का रीजनरेशन होगा, वहाँ पे RUBP फिर बना लेगा। जब 6 RUMP RUBP में चेंज होंगे ना, वहाँ पे 6 ATP मॉलिक्यूल 6 ADP मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल यहाँ पे साइकिल हो गई। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन एंड थर्ड रीजनरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो ट्रिक कैसे याद करते हैं। ये हमने जो साइकिल बताई है ना अभी, 6 कार्बन फिक्सेशन के लिए बताई है। यहाँ पे देखो हम एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि कितने ओवरऑल ATP या NADPH2 या कितने कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, ये ओवरऑल हमने एक ग्लूकोज के लिए फिक्स किया था। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो ओवरऑल यहाँ पे 6 फिक्सेशन के लिए 6 कार्बन, मतलब कि 6 कार्बन का फिक्सेशन हुआ है यहाँ पे। तो देखो, अगर सिंपल एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराना है तो 3 ATP लगेंगे, 2 NADPH2 कंज्यूम हो जाएंगे। तो अगर हमको 6 का कराना हो, जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इससे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 NADPH2 लग जाएंगे और 18 ATP लगेंगे। क्लियर? तो हमें ओवरऑल ग्लूकोज को ही फिक्स कराना है, तो 12 NADPH2 और 18 ATP कंज्यूम हो जाएंगे C3 साइकिल के अंदर। 6 ATP और 12 ATP, तो 12 6 18 ATP कंज्यूम हो गए। और ADP कितने हैं देखो, ओवरऑल 12 NADPH2 से 12 ADP बना, तो कंज्यूम कितने हो गए? 12 NADPH2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न, 6 टर्न आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। C4 साइकिल सेम वैसे ही मीजोफिल सेल्स है ये, और ये है बंडल सेल सेल। 3 कार्बन कंपाउंड है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्लियर? कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, नाम के अकॉर्डिंग पेप्केज या फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम लगेगा, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं तो पेप्केज, पेप है, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेइक एसिड बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेइक एसिड से जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब मैलेइक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और ये CO2 जो है ना बंडल शीथ सेल में जाकर के RuBP से PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करा देगा, और फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज रिमूव हो जाएगा, RuBP बन जाएगा। RuBP जो है सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर। ओवरऑल इसमें 18 ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पायरुविक एसिड में देखो 2 ATP 2 ADP में जब चेंज हो जाएंगे उसके बाद फास्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। तो ओवरऑल इसमें 12 ATP और इसमें 18 ATP बने। तो ये लाइन क्या लिखी, टू जनरेट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन C4 साइकिल रिक्वायर 30 ATP एंड 12 NADPH2। ये 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, देखो C3 साइकिल में 18 ATP थे, इसमें 30 ATP हो गए, तो ये 12 एक्स्ट्रा आए कहाँ से, तो 12 जो एक्स्ट्रा आए हैं जब चेंज हो रहा है पेप फ्रॉम दी पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से जब पेप चेंज हो रहा है वहाँ पे ये 12 है। तो ओवरऑल C4 साइकिल में 30 ATP एंड 12 NADPH2। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी, C3 एंड C4 साइकिल। C4 साइकिल पाई किस में जाएगी, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। क्रेंज एनाटॉमी दिखी जाएगी उसमें पाई जाएगी। क्रेंज मतलब होता है सर्कुलर वृत्त। और एग्जाम्पल क्या है C4 प्लांट के, मेज एंड सॉर्गम। C4 साइकिल जो होती है मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाई जाएगी। मोनोकॉट की बात करें तो मेज, सुगर केन एंड सॉर्गम। डाइकॉट में एमरेंथस हो गया और चीनोपोडियम। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में चलेगी ये। क्या लिखा है, CO2 एक्सेप्टर इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोइनॉल पायरुवेट PEP प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल एंड देखो PEP कार्बोक्सिलेज या पेप्केज एंजाइम लगा है, और मीजोफिल सेल लेक रूबिस्को एंजाइम इन C4 प्लांट। देखो ये वाली लाइन कहना चाह रहा है, देखो मीजोफिल सेल में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, पेप्केज या फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी है किसमें, मीजोफिल सेल के अंदर। क्लियर। फर्स्ट एक्सेप्टर क्या है, PEP। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वहीं बंडल शीथ सेल में क्या है, रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी है। रूबिस्को एंजाइम अब्सेंट का है, मीजोफिल सेल में नहीं प्रेजेंट है। क्लियर। तो यही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये लाइन्स का मीनिंग। C3 प्लांट, this CO2 release in the bundle sheath cell enter in the C3 or the Calvin pathway, the pathway common in all plant। Calvin pathway की बात कर रहा है, सभी प्लांट में ये कॉमन होता है। The bundle sheath cells are rich in the enzyme rubisco ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase but lack pepcase। देखो पेप्केज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मीजोफिल सेल में, और रूबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में। ओवरऑल इस लाइन का मीनिंग यही है। ये स्ट्रक्चर बनी है हैच एंड स्लैक पैथवे। यहाँ पे देखो ये मीजोफिल सेल है, क्लियर, और नीचे है बंडल शीथ सेल। ये बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर जो है CO2 किसके साथ, फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ बाइंड करेगी। फिक्सेशन का प्रोसेस होगा, C4 एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। C4 एसिड डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, CO2 निकल जाएगी, फिक्सेशन हो जाएगा, फिक्सेशन बाय दी कैल्विन साइकिल। C3 और C3 एसिड यहाँ पे क्या है, पायरुविक एसिड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, फिर मीजोफिल सेल में चला जाएगा। C3 एसिड जो है पायरुविक एसिड, रीजनरेशन होगा, 2 ATP इसमें यूटिलाइज हो जाएंगी और बना क्या लेगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्लियर। तो ये ओवरऑल साइकिल है हैच एंड स्लैक साइकिल। एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्मॉल, और बंडल शीथ सेल में लार्ज एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीथ सेल में। द प्रोसेस ऑफ द डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, देखो डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हुआ, बंडल शीथ सेल के अंदर। मीजोफिल में क्या क्या हुआ, मीजोफिल सेल में फिक्सेशन, रीजनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे बंडल शीथ सेल में भी हुआ है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फोटो रिस्पायरेशन।
फोटो रिस्पायरेशन किस में होता है? अकर्स इन C3 प्लांट बट डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में नहीं होता है। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है? देखो, क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट में। डिफरेंस क्रिएट करता है ना, क्योंकि C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में नहीं होता है फोटो रिस्पिरेशन। तो यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, 3 ऑर्गेनेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम एंड तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और जो पेरोक्सिसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पे हमने सिंगल मेम्ब्रेन से डिफाइन भी किया है इसको। देखो, 1,5 RUBP से 3 PGA और 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फार्मेशन हो जाएगा। फिर ग्लाइकोलेट का फार्मेशन होगा इससे, और ग्लाइकोलेट जो होगा पेरोक्सिसोम में जाके ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा, और ग्लाइसिन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सेरीन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डीएमिनेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर? और सेरीन जो होता है ग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरेट जाके 1,5 RUBP का फार्मेशन कर लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजनेशन होगा, पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेशन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये स्टेप याद रखिए, और ये सीक्वेंस है, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रेटर एफिनिटी ऑफ रूबिस्को फॉर CO2। नेक्स्ट देखो, वाई CO2 फिक्सेशन डिक्रीज इन C3 प्लांट में डिक्रीज क्यों करता है? बिकॉज सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रूबिस्को। कुछ ऑक्सीजन जो होती है रूबिस्को के साथ बाइंड कर जाती है, इस वजह से फिक्सेशन जो होता है C3 प्लांट में डिक्रीज कर जाता है। देखो वही लिखा है, इन C3 प्लांट O2 डज बाइंड टू रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन फोटो रिस्पायरेशन पैथवे। क्या चीज़ सिंथेसिस होती है? शुगर, ATP, NADP, इसकी सिंथेसिस नहीं होती, इसीलिए नन लिखा है। ना तो ATP की सिंथेसिस होती है, ना तो NADP, और ना ही शुगर, किसी चीज़ की सिंथेसिस नहीं होती। देखो क्या लिखा है, इन दी फोटो रिस्पायरेशन पैथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर सिंथेसिस ऑफ ATP, नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। क्लियर? तो यहाँ पे किसी चीज़ की सिंथेसिस नहीं होती है। C4 प्लांट देखो, इन C4 प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर। तो फोटो रिस्पायरेशन किस में होता है? C3 प्लांट में। इसीलिए बोला गया है कि C3 और C4 प्लांट में डिस्टिंग्विश कौन करता है? फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। क्लियर? और ये हम नहीं, ये NCERT कह रही है यहाँ पे। देखो, क्रिएट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C4 प्लांट में दे हैव ऑलवेज मेंटेन इंक्रीज CO2 और टॉलरेंस टू इंक्रीज टेम्परेचर। ये C4 प्लांट के बारे में बोल रहा है लाइंस। नेक्स्ट का क्या है क्वेश्चन? देखो, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन और फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन। यहाँ पे ये जो एक सीरीज बनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C3 और C4 प्लांट के बारे में लिखा है। तो देखो, C3 प्लांट सेल टाइप केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में होगी, C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में होगी। नेक्स्ट, सेल टाइप इन व्हिच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन C3 के मीजोफिल सेल में और C4 के दोनों में होगा, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों में। हाउ मैनी सेल टाइप डज दी लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो C3 प्लांट में 1 मीजोफिल और C4 प्लांट में मीजोफिल एंड बंडल शीथ दोनों। क्लियर? ये ऑप्शन टाइप के लिखे हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में RUBP है और C4 प्लांट में है क्या? PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन दी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो RUBP में 5 कार्बन है और PEP में 3 कार्बन हो जाएगा। प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा है? C3 प्लांट में क्या है? PGA 3 कार्बन का, और C4 प्लांट में क्या था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड था। नंबर ऑफ कार्बन इन दी प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन में, तो
तो 3 कार्बन PGA, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रूबिस्को कहाँ पे होगा देखो, रूबिस्को तो मीजोफिल सेल में होगा C3 के, और बंडल शीथ सेल में होगा C4 में। डज द प्लांट हैव पेप्केज, तो देखो C3 में नहीं होगा, क्लियर, और C4 में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हिच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, तो मीजोफिल में होगा C3 के, बंडल शीथ सेल में होगा C4 के। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो C3 में नहीं होगा और C4 में प्रेजेंट होगा हाई लाइट कंडीशन में। लो लाइट कंडीशन में C3 में होगा और C4 में नहीं होगा। नेक्स्ट देखो फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो C3 में नहीं होगा और C4 में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट इन लो CO2 कंसंट्रेशन, तो C3 में होगा और C4 में नहीं होगा। नेक्स्ट फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट हाई CO2 कंसंट्रेशन, अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन होगा तो दोनों में नहीं होगा, क्लियर। टेम्परेचर ऑप्टिमम C3 के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल क्या है C3 के, टोमेटो एंड बेल पेपर, C4 के हैं मेज एंड शुगर केन, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, क्लियर। ये लाइन लिखिए, ब्लैकमैन्स लाइट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट के बारे में, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इफ़ गिवन द ऑप्टिमम टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर दे देंगे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक देखो ग्राफ ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट की इंटेंसिटी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से कैसे मतलब कि कोरिलेट करती है। तो देखो यहाँ पे लो लाइट है तो डायरेक्टली डिपेंड है रेट इंटेंसिटी के, लीनियर ग्राफ होगा। लेकिन जहाँ पे हाई इंटेंसिटी करेंगे ना वहाँ पे रेट जो है लाइट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा हाई इंटेंसिटी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट में लीनियर है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज, अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। लाइट सेचुरेशन अगर 10% ऑफ द फुल सनलाइट, फुल सनलाइट के 10% पे ही लाइट की सेचुरेशन आ जाता है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोरोफिल, ज़्यादा लाइट कर देंगे तो क्लोरोफिल में ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, एट हाई लाइट इंटेंसिटी व्हिच प्लांट सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो C3 एंड C4 बोथ। हाई लाइट इंटेंसिटी व्हिच प्लांट सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो C3 और C4 दोनों प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखो क्या लाइन लिखी है, हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाली लाइन में हमने क्या बताया था CO2 के लिए, हाँ, फोटो रिस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट इन हाई CO2 कंसंट्रेशन, तो दोनों में नहीं होगा C3 और C4। तो यहाँ पे वो लाइन देखो क्या कहना चाह रहा है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या है CO2, क्लियर। और देखो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 0.05% कैन काज एन इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट और बियॉन्ड दिस बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड, डैमेज हो जाएगा, क्लियर। और ये भी याद रखना मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखाई है लाइन। C4 प्लांट सो सेचुरेशन एट अबाउट 360, क्लियर। और C3 किस पे शो करता है, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सेचुरेशन C 450 पे, C4 में 360 पे और C3 में 450, क्लियर, सेचुरेशन शो कर देता है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीड्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी,
टोमेटो, बेल पेपर हो गया, ये C3 का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हिच प्लांट रिस्पॉन्ड हाई CO2 कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग। तो C3 और C4 नहीं, केवल C3 प्लांट के लिए ये बात बोल रहा है, ये लिखी है लाइन यहाँ पे। क्लियर। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, C4 मेज एंड सॉर्गम की बात कर रहा है, एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर। हाई टेम्परेचर हाई फोटोसिंथेसिस रेट किसमें, C4 प्लांट की बात कर रहा है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडॉप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स। अब यहाँ पे जो लास्ट लिमिटिंग फैक्टर है हमारा वो है वाटर। तो वाटर स्ट्रेस जब होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, हेंस रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी। क्लियर। और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आल्सो मेक लीव विल्ट, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया घट जाएगी, एंड द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आल्सो डिक्रीज, रिड्यूस कर जाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनका डिस्कशन कर लिया है, और यहाँ पे NCERT की 1 to 9 हम कवर अप कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।